यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक, उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद पढ़ाया था एडमिशन, एडमिशन के बाद पढ़ाया रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद पढ़ाया डेथ, और डेथ के बाद अब मैं पढ़ा रहा हूं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरा जो फॉर्म है, जो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों का ही क्या हो जाना? बंद हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना? समझना ध्यान से दोस्तों, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों ही क्या हो जाए? बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब बंद जो है, अगर किसी पार्टनर में नहीं बने, कोई पार्टनर इंसेन हो जाए, कोई पार्टनर लुनैटिक हो जाए, या कोई बहुत सारी कंटिजेंसीज हो जाए, तो उस सारे केसेस के अंदर पार्टनरशिप क्या हो जाती है? पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है और पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाती है। आइए अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंदर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो जाना? बंद हो जाना। बंद किस किस तरीके से हो सकता है? या तो फिर एग्रीमेंट के द्वारा बंद हो जाए, इनका एक फिक्स एग्रीमेंट हो कि इतने समय के बाद हमको इस पर्टिकुलर चीज को क्या करना है? बंद करना है, तो फॉर्म उस केस में क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म में भी डिसॉल्व हो सकता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो पार्टनर्स के बीच में कि इतने समय बाद ये फॉर्म बंद करनी है। उसके बाद कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, अगर उसके हिसाब से अगर आपका जो फॉर्म, आपकी जो फॉर्म है वो अनलॉफुल चल रही है या फिर इलीगल चल रही है, उस केस के अंदर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद डिसॉल्व और क्या क्या हो सकता है? डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। बहुत सारी ऐसी कंटिजेंसीज भी आ सकती हैं जिसके कारण क्या हो जाए? पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो सकती है बेटा? बंद हो सकती है। ठीक है, या फिर डिसॉल्यूशन बाय द नोटिस। अगर आपके पास अगर कोई नोटिस है, अगर किसी कोर्ट ने नोटिस दिया है, अगर आपकी फॉर्म कोई लिटिगेशंस में है, कोई फॉर्म प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है, तब पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोर्ट चाहती है तो कोर्ट क्या करवा सकती है? बंद करवा सकती है। या फिर अगर डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट हो, जैसे अगर मान लो कोई पार्टनर इंसेन हो गया। इंसेन का मतलब क्या होता है? उसकी जो दिमागी जो हालत होती है वो अच्छी नहीं होती है, या फिर लुनैटिक हो जाए, या तो उस केसेस के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप जो होता है, जो पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अपन आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जर्नल एंट्री ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन, अब तुम सोचोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द रियलाइजेशन? रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी असेट्स और जो भी लायबिलिटीज हैं उसको क्या कर दिया जाए? रियलाइज कर दिया जाए। क्योंकि अब फॉर्म अगर बंद हो रही है तो असेट्स क्या होगी? बिकेगी, और लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों, फॉर्म क्या किया होगा? फॉर्म के अंदर असेट्स जो है वो क्या होगी? बिकेगी, मतलब सेल होगी, और लायबिलिटीज को क्या करेंगे? पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो पार्टनर्स लेंगे, और उसके बाद अगर पैसा नहीं बचता है तो पार्टनर नहीं लेंगे। सीधी सी बात है। सबसे पहले देखना, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स, असेट्स को क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए। अभी मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं। तो एंट्री क्या होगी? देखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। क्या होगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। अब देखो मैं बताता हूं एंट्री क्या लिखना है। जब अगर मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। उसके बाद अगर मैं लायबिलिटी को ट्रांसफर करूं, किसको ट्रांसफर करूं दोस्तों? लायबिलिटी को अगर ट्रांसफर करूं, किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? लायबिलिटी को अगर ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या आएगा? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। मैंने नीचे जानबूझ के डेबिट लिखा है, जबकि डेबिट का आना चाहिए था यहां पर, इसलिए लिखा है ताकि आप समझे कि डेबिट का मतलब क्या है। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, असेट को रियलाइज कर रहा हूं तो असेट कम हो रही है, इसलिए मैं असेट को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट, और उसके ऊपर क्या लिख रहा हूं? रियलाइजेशन। इसके अंदर क्या हो रही है? लायबिलिटी को अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एंट्री क्या है? ध्यान से देखना, फॉर द सेल ऑफ असेट्स। असेट्स का क्या कर रहे हैं अपन? सेल कर रहे हैं। फॉर द सेल ऑफ असेट्स, असेट को अपन सेल करेंगे तो बैंक से क्या आएगा? पैसा। याद रखना दोस्तों, अपना सपना मनी मनी। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, क्या? अपना सपना मनी मनी, मतलब हमेशा अपने को किससे ध्यान रखना है? पैसों से, कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अभी अगर अपन असेट को सेल करेंगे तो
तो पैसा क्या होगा, आएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, 11th वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अब इधर देखना, फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो बैंक से पैसा क्या होगा, जाएगा। जाएगा तो क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अब देखो अगर पैसा आएगा तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पैसा जाएगा तो क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपने को सिर्फ पैसों से लेना देना। बैंक अगर पैसा बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट कर दिया और उसके अवज में लिख क्या दिया, रियलाइजेशन। इसमें पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो क्या होगा, पैसा जा रहा है तो बैंक कम होगा, तो उसके अवज में क्या लिख दिया ऊपर, रियलाइजेशन। हाँ, अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, नाउ द फिफ्थ एंट्री लास्ट में, द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को अपन पे कर रहे हैं तो क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस को अपन पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब बैंक कम होगा, बैंक कम होगा तो इधर भी कम कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री फॉर द प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन। जस्ट केस ऐसा हो कि एसेट बिक गई, लाइबिलिटीज अपनी पे हो गई, उसके बाद भी पैसा बच गया, तो पार्टनर्स ले लेंगे। पार्टनर्स लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी कि नहीं होगी। याद करो मेरी फर्स्ट वीडियो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर की इनकम को अगर बढ़ाना है तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। पार्टनर की इनकम को कम करना है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखना अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। जस्ट केस अगर लॉस आए, क्या है, लॉस आए, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट कर दी। दोनों वाइस वर्सा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इसमें पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि क्या हुआ है, प्रॉफिट। इसमें पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ लॉस। किसमें लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन में। ठीक है, नाउ द रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट। अब देखो पहला मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो आपको ये बताया था, अपना सपना मनी मनी, किसमें, जर्नल एंट्री में। अब जो मैं आपको फॉर्मेट के अंदर बताने वाला हूं वो बनाने वाला हूं डबल क्रॉस मेथड। क्या बताने वाला हूं, डबल क्रॉस मेथड। ये मैंने बनाया है लेकिन मैं अभी आपके सामने और बताऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपन एक बैलेंस शीट बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये बनी बैलेंस शीट और ये बनाया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं इसको बोल रहा हूं डबल क्रॉस मेथड। अब क्या है समझना, जैसे बैलेंस शीट अपन बनाते हैं तो नॉर्मल क्या बनाऊंगा, देखना, असेट साइड और ये है लायबिलिटी। असेट साइड क्या लिखा, फर्नीचर। मैंने फर्नीचर लिखा 10,000। यहां पर और क्या लिख सकता हूं, डेटर लिख सकता हूं। डेटर लिखा मैंने 50,000। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग लिखी मैंने 1,50,000। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकता हूं, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और एक और लिख देता हूं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मान लो मैंने लिखा 1 लाख रुपए। डन है, यहां तक मैंने बहुत सारी एसेट्स लिख दी। अब मैं लायबिलिटी साइड लिखता हूं। पहले लिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर मैंने लिखा 15,000 रुपए। फिर मैंने लिखा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मैंने लिखा 10,000 रुपए। फिर मैंने यहां लिखा लोन, ये थर्ड पार्टी लोन है। कौन सा लोन है, थर्ड पार्टी। मान लो ये लोन है एसबीआई का, तो यहां लिखा एसबीआई लोन, है ना। तो मैंने यहां लोन लिखा मान लो 50,000, तो कितना लिखा, 50,000 रुपए। ठीक है, अब इसको डबल क्रॉस मेथड क्यों कहता हूं, ध्यान समझना। डबल क्रॉस मेथड इसलिए कहता हूं कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में इसको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर अपन रियलाइज करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो पहले ये इधर आएंगी सारी चीजें और ये वाली सारी चीजें इधर आएंगी। ठीक है,
अब देखना, जो भी मैंने यहां लिखा है वो सारी चीज मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फर्नीचर कितना लिखा 10,000, फिर क्या लिखना है यहां पर, डेटर, डेटर कितना लिखना है 50,000, फिर क्या लिखना है यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखना है बेटा 1,50,000, फिर लिखना है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखना है यहां पर 1 लाख, ठीक है। देखो जो मैंने असेट साइड लिखा वो मैंने ऐसा कैसा उतार दिया, किस तरफ उतारा, डेबिट साइड। अब जो मैं लाइबिलिटी साइड लिखा वो मैं सीधा का सीधा कहां उतारूंगा डेटा, क्रेडिट साइड, ठीक है। देखो उतारते हैं, सबसे पहले मैं उतारता हूं क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है 15,000, फिर उतारा मैंने बिल्स पेबल कितना 10,000, फिर उतारा लोन किसका, एसबीआई का, कितना उतारा 50,000। देखो मैंने यहां पर यही लिखा है, मैंने ये इसलिए लिखा आपको, आपके लिए एग्जांपल इसलिए बनाया ताकि इस चीज को आप समझ सकें। सबसे पहले बैलेंस शीट है, तो सारी एसेट साइड मैंने इधर उतारी और सारी लायबिलिटी साइड मैंने इधर उतारी, असेट साइड इधर और लायबिलिटी साइड इधर, असेट साइड इधर और लायबिलिटी साइड इधर, ठीक है। अब समझना, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्चुअल में रियलाइज करूंगा। रियलाइज कैसे करते हैं देखना ध्यान से। रियलाइज करते समय दो तरीके से रियलाइज हो सकती है, कैसे, या तो हो सकता है टू कैश और बैंक, या हो सकता है पार्टनर से। सेम इस तरफ भी ऐसा ही होगा, या तो बाय कैश और बैंक, या फिर बाय पार्टनर से, ठीक है। अब मान लो क्रेडिटर को पे करना है और क्वेश्चन ने बोला है क्रेडिटर टू बी पे अ फुल अमाउंट, मतलब पूरे से पूरे करना है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, क्रेडिटर 15,000 पूरे से पे किया गया। मान लो बिल्स पेबल भी अपने को पूरे से पे करना है, तो क्या लिखूंगा, बिल्स पेबल कितने से बेटा 10,000 से। अब मान लो यहां फर्नीचर कितना है 10,000 रुपए, और फर्नीचर के क्या हो रहा है, फर्नीचर रियलाइज हो रहा है लेकिन 8,000 में रियलाइज हो रहा है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फर्नीचर 8,000 रुपीज, ठीक है। अब 2,000 रुपए का क्या होगा ये आपने को सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अपन सब चीजों को टोटल करेंगे प्रॉफिट और लॉस पूरे फॉर्म का एक साथ आ जाएगा। अभी मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्चुअल में समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पहले एसेट इधर उतारनी है, लायबिलिटी इधर उतारनी है, फिर वही चीज आपको ये रियलाइज इधर होगा और ये रियलाइज इधर होगा। देखो डबल क्रॉस सेक्शन हो गया, देखो वापस मैं समझा रहा हूं, यहां से क्या होगा, डबल क्रॉस सेक्शन हो गया, इसीलिए मैं इस मेथड का नाम क्या देता हूं, डबल क्रॉस। क्यों, क्योंकि एसेट्स को मैं डेबिट साइड उतारूंगा, लायबिलिटी को मैं इधर, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसको मैं इधर रियलाइज करूंगा, चाहे तो मैं पार्टनर में करूं चाहे मैं कैश में करूं, और जितनी भी असेट होगी उसको मैं इधर रियलाइज करूंगा, चाहे मैं कैश में करूं चाहे पार्टनर कैपिटल में करूं। और बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो यहाँ डेटर जो है वो 50,000 नहीं आ रहे, 45,000 आ रहे, तो मैं डेटर लिख सकता हूं 45,000, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मेन मोटो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, अभी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आप डबल क्रॉस का मतलब समझें। डबल क्रॉस का मतलब क्या, असेट को इस तरफ उतारना, लायबिलिटी को इस तरफ, असेट्स को, लायबिलिटीज का रियलाइजेशन इधर होगा और असेट्स का रियलाइजेशन इधर होगा, चाहे तो वो कैश या पार्टनर्स में हो, इधर भी कैश या पार्टनर्स में हो। तो ये मैं रियलाइजेशन बता चुका हूं, ठीक है। और एक और बात, लास्ट बात, कि रियलाइजेशन जो एक्सपेंस है जो मैंने यहां लिख रखा है, जो अपन यहां पर भी लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस को पे करना पड़ेगा वो करेंगे अपन। आप सोच रहे होंगे इसका ये खाली मैंने क्यों छोड़ रखा है डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट वाला कॉलम, वो इसलिए खाली छोड़ रखा है क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।